हेलो एवरीवन। ये वाले वीडियो में जो भी क्लैट से रिलेटेड जो हम लोग का मेन केस लॉज हैं, जिससे मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन लॉ सेक्शन में बन सकता है, लीगल सेक्शन में, वो वाला जो भी टॉर्ट से रिलेटेड होगा, पर्टिकुलरली जो भी टॉर्ट से रिलेटेड है, उसको हम लोग उसका जितना भी केस लॉज है जिस पे प्रोबेबल प्रिंसिपल बेस्ड होगा या लॉ में क्वेश्चन बन सकता है, वो वाला सारा हम कवर करा देंगे। तो ये हो गया बेसिकली टॉर्ट का। इसमें इसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ आएगा, कॉन्ट्रैक्ट का भी कवर करा देंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पोर्टेंट केसेस होगा वो वाला करवा दिया जाएगा। तो इसमें 3 बेसिकली वीडियोस बनेंगे। इसके अलावा जो भी लॉज का वीडियोस चाहिए जो तुमको लगता है कि उससे रिलेटेड केस लॉज आ सकते हैं या केस लॉज के बेस पे प्रिंसिपल देके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो आपका कमेंट में लिख देना या ग्रुप पे जो भी है वहाँ पे शेयर कर देना कि ये बनाना है उससे रिलेटेड। और मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू जो घटना चक्र है सारा भेज दिया है। आज मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है। ये टॉट वाला वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वाला वीडियो कल या परसों तक में अपलोड हम कर देंगे बना के, क्योंकि अब ये जितना भी केस लॉज है तुम्हारा टॉट से रिलेटेड सारा इसी में कवर्ड रहेगा। अब ये सब जो बुक है ये जुडिशरी लेवल का है, तो मतलब कुछ डिटेल्ड में रहेगा, तो उतना घबराना नहीं है। तब भी ये शॉर्टर जो वर्जन है, सबसे शॉर्टेस्ट, वो वाला मैंने चूज़ किया है, उसमें से कवर करा देंगे। टॉट का जितना भी केस लॉज है इसमें से कवर हो जाएगा। इसका पीडीएफ ग्रुप पे शेयर हो जाएगा। रिवाइज़ करना, जब लास्ट में रिवाइज़ करोगे यहाँ से करके चले जाना, तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और केस लॉज याद रहेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। टॉट से रिलेटेड जितना भी है तुम्हारा केस लॉज, जो पहला इसमें टॉपिक है तुम्हारा, ये जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड है। मतलब इसमें कोई टॉपिक स्पेसिफिक अभी नहीं है। टॉट क्या होता है, कैसे होता है, उसी को बस एक्सप्लेन किया गया था ये सब केसेस में। तो वही सब केस है। जैसे पहला तुम्हारा जय लक्ष्मी साल्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें सुप्रीम कोर्ट बस यही बोला था कि टॉट का मतलब ही होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी लीडिंग टू डैमेज। मतलब दो चीज़ होना चाहिए टॉट में, इंजरी होना चाहिए और डैमेज होना चाहिए। डैमेज कैसा? डैमेज अगर लीगल डैमेज भी है, लीगल डैमेज ही होगा तभी उसको माना जाएगा डैमेज हुआ है। अगर फिजिकल डैमेज है या तुम्हारा मॉनेटरी डैमेज है, उसको डैमेज में काउंट नहीं किया जाएगा। डैमेज कैसा होना चाहिए? लीगल डैमेज। अब इसको समझ में आएगा क्या लीगल डैमेज होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट केस जो है तुम्हारा राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस मंजू बेन जयंती लाल नकुम। इसमें यही बस फिर वही तुम्हारा बोला गया था, लॉ ऑफ टॉट तुम्हारा इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड है। अब ये सब क्या है, जो प्रिंसिपल्स हैं टॉट का, बस उसी को एक्सप्लेन किया गया था ये सब केसेस में, इसलिए ये सब केस आ गया। ठीक है, तो जब तुम एक्सप्लेन करोगे टॉट को इन फॉर्म ऑफ तुम्हारा, ले सपोज राइटिंग में कर रहे हो, लिखना है तुमको टॉट के बारे में, तब ये सब केसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा एस बी वर्सेज वाइट। ये सुने ही हो गए, ये प्रिंसिपल इससे बनता है। इसमें यही केस था तुम्हारा, जैसे क्वालिफाइड वोटर था, वो वोट देने गया लेकिन उसको वोट देने नहीं दिया गया। वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर जो था वो वापस कर दिया इसको। लेकिन जो इस कैंडिडेट को ये वोट करने गया था वो जीत भी गया बाद में। इवन दो ये केस में ये वोट नहीं किया, लेकिन वो कैंडिडेट जिसको ये वोट देने गया था वो आदमी जीत गया। तब भी कोर्ट ने यहाँ पे उसको डैमेजेस अलाउ किए थे, रीज़न बिंग उसका लीगल राइट वायलेट हुआ था। ठीक है, ये एस बी वर्सेस वाइट है, ये फॉरेन केस है। एक इंडिया में सिमिलर केस हुआ जिसका ये नेक्स्ट वाला केस जो है, ये भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे जो एमएलए था वो वोट करने गया था, उसको अलाउ नहीं किया गया, उसको अलाउ ही नहीं किया गया असेंबली सेशन अटेंड करने के लिए। अब उसके चलते वो वहाँ पे वोट नहीं कर पाया, जिसके चलते बिल वगैरह जो भी था वो भी, इवन दो वो पास हो गया, जिसके सपोर्ट में गया था वोट देने के लिए, पास हो गया, तब भी इनका सुप्रीम कोर्ट माना कि लीगल राइट यहाँ पे वायलेट हुआ है और उसके लिए इनको कॉम्पेंसेशन अलाउ किया गया था। दो केस तुम्हारा सिमिलर नेचर का हो गया, एस वी वर्सेस वाइट और भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं, ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग कंपनी। अब इसमें यही था, द कोर्ट हेल्ड दैट मियर फैक्ट दैट द मैन इज इंजर्ड गिव्स नो क्लेम इन लॉ। इसमें वही है कि बस तुम्हारा ऐसा नहीं कि बस इंजरी हो गया तो उसको मान लिया जाएगा कि तुम्हारा टॉट में तुम्हारा राइट बन जाता। इंजरी क्या नेचर है उसका? लीगल नेचर है। लीगल जब तक इंजरी नहीं होगा तब तक उसको माना ही नहीं जाएगा इंजरी हुआ है। ये प्रिंसिपल यहाँ पे लेड हुआ 1936 में। अब सिमिलर एक केस है तुम्हारा जो बहुत तुम पढ़े भी हो गए इसके बारे में, ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें वही था कि सामने बस स्कूल खोल दिया, सेम नेचर का।
अब जो उसका स्कूल पहले से चल रहा था वो आया यहाँ पे बोलने के लिए, भाई ये मेरा पहले से स्कूल चल रहा है, तुम ये नया स्कूल खोलोगे, इसके चलते मेरा मॉनेटरी लॉस होगा। तो वो डैमेज के लिए कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट में यही बोला गया कि जस्ट बिकॉज तुम्हारा मॉनेटरी डैमेज हो रहा है उसको लीगल डैमेज नहीं माना जाएगा। कंपटीशन तो मार्केट में आते ही रहेगा हमेशा। अब एक तुम दुकान खोल के बैठे हुए और तुम्हारे सामने दुकान नहीं खोले क्योंकि तुम्हारा मॉनेटरी डैमेज हो जाएगा, ये तो लॉ नहीं सपोर्ट करता है इसको। कंपटीशन जितना रहेगा उतना मार्केट में वैरायटी रहेगा लोगों के पास। तो इस केस में डैमेज नहीं दिया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। मोगल मोगुल स्टीम शिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर को एंड कंपनी। इसमें वही था, नंबर ऑफ स्टीम शिप कंपनीज ड्रोव द प्लेंटिफ आउट ऑफ बिजनेस बाय कंबाइनिंग एंड ऑफरिंग रिड्यूस फ्राइट। वही कंपटीशन पे है। यहाँ पे भी तुम्हारा द कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेंटिफ हैव नो कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पे कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ, बस कंपटीशन है, बिजनेस है। सामने वाला तुम्हारा कम प्राइस पे दे रहा है तो उस पर आप जाके लीगली नहीं शू कर सकते उसको, ये कैसे शू कर रहा है। वो तो वही मॉनेटरी लॉस हुआ ना, वहाँ लीगल लॉस थोड़ी हो रहा है कुछ। नेक्स्ट है चेस्मोर वर्सेस रिचर्ड्स। यहाँ पे प्लेंटिफ वाज यूजिंग वाटर स्ट्रीम फॉर हिज मिल। द वाटर केम फ्रॉम एन अंडरग्राउंड स्ट्रीम। डिफेंडेंट डग अ वेल। डिफेंडेंट जो अपोजिट साइड था डग अ वेल ऑन देयर लैंड and water from the stream was pumped into that well. Court held that defendant were not liable. अब वो ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसमें डिवीजन तो नहीं हुआ है ना। अब वो अपने साइड खोद के वहाँ से पानी निकाल रहा है तो उसमें जाके तुम शू नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी कोई तुम्हारा लीगल डैमेज नहीं हुआ तो कोर्ट अलाउ नहीं किया उसको। नेक्स्ट तुम्हारा केस है मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। ये बहुत फेमस केस है तुम्हारा। Court held that even if the harm had been caused maliciously, no action will lie unless the plaintiff can prove he has suffered injury. अब पिकल्स में तुम्हारा वही हुआ था कुछ, ये हॉर्स वाला रिलेटेड केस था। हॉर्स को रोकने गया था वो, तो उसमें उसको चोट लग गया था। तो यहाँ पे वो जो डैमेज हुआ उसको लीगल डैमेज कंसीडर नहीं किया था कोर्ट। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। श्रीमती एस आर वेंकट रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैलिस इन लॉ। लॉ में मैलिस होना चाहिए। इट मीन्स ए विलफुल एक्ट डन विदाउट लीगल एक्सक्यूज ऑफ जस्टिफिकेशन। wrongful intention is presumed in a wrongful act is done without an excuse। अगर ये सीन होगा तुम्हारा कि मैलिस कर रहा है वो लॉ में, लीगल तुम्हारा रेमेडी क्रिएट हो पा रहा है वहाँ पे और उसका तुम्हारा वायलेशन हुआ है, तभी तुमको वहाँ पे डैमेज दिया जाएगा। उसी केस को यहाँ पे इंडिया में रिटरेट किया गया था। मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड वर्सेस कॉर्पोरेशन को इंडिया में फॉलो किया गया एस.आर. वेंकटरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट तुम्हारा जो सेक्शन है जनरल इंट्रोडक्शन हो गया तुम्हारा। अब जनरल डिफेंसेस में आ जाते हैं। इस पे केस है तुम्हारा हॉल ब्रुकलैंड वर्सेस ऑटो रेसिंग क्लब। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। अब इसमें तुम्हारा केस लॉ जैसे एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है। देयर वाज ए मोटर रेस गोइंग ऑन एंड टू कार्स कोलाइडेड, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन वन ऑफ द कार वॉज थ्रोन अमंग्स द स्पेक्टेटर। जो लोग बैठे थे उसी में जाके लगा और उस स्पेक्टेटर को चोट लगा। अब यहाँ पे हेल्ड किया था प्लेंटिफ इम्प्लाइडली टुक द रिस्क ऑफ इंजरी। अब रेस कार में तुम देखने जा रहे हो, अब वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तुमको चोट लगा, अब तुम जाके कोर्ट में बोलोगे कि मैं स्पेक्टेटर में बैठा हुआ था, रेस कार आके मेरे पे गिर गया तो मुझे चोट लगा। कोर्ट वहाँ पे अलाउ नहीं किया क्योंकि अगर तुम रेस कार देखने जा रहे हो, तुम खुद को एक जैसे खुद को तुम एक्सपोज कर रहे हो उस इंजरी के लिए। तो अगर इंजरी होता है तब तुम वहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि रेसिंग कंपनी, क्योंकि वो रेस करना ही उसका काम है, उसी के लिए वो वहाँ पे गए हो तुम देखने के लिए। अगर उसके चलते तुमको लॉस हो रहा है तो वो तो भाई कंपनी या तुम्हारा ऑर्गेनाइजर पे नहीं जाएगा। अब तुम गए जैसे दुर्गा पूजा घूमने के लिए, अब बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया, तुम खुद नहीं सतर्क थे, तो तुम या वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट के अगेंस्ट तो केस नहीं कर दोगे ना कि मेरा मोबाइल खो गया। तो वहाँ तो अनाउंस हो रहा था ना खुद के मोबाइल पे ध्यान रखिए, या जो भी तुम्हारा बटुआ है उस पर ध्यान रखो। तो उस पर तुम्हारा ध्यान था नहीं, तुम्हारा ध्यान कहीं और था तो चला गया, तो उसके स्टेट तो लायबल होगा नहीं क्योंकि तुम खुद रिस्क के सामने खुद को एक्सपोज किए, तो उसमें तुम्हारा लाइबिलिटी खुद बनता है।
अब कुछ केस लॉ जो होगा इसमें दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि अभी जैसे तैसे पीडीएफ निकाले हैं कहीं से भी, तो उसका बस प्रिंसिपल भी पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। अब ये इंडिया का ही केस है कोई, इसमें फैक्ट पढ़ लेते हैं। टू स्ट्रेंजर टूक अ लिफ्ट इन अ जीप, सडनली वन ऑफ द brakes fixing the wheel on the jeep gave away and jeep toppled, पलट गया। It was held that driver of the or the master could not be held liable because two strangers, अब यहाँ पे फ्री में तुम दो स्ट्रेंजर थे, जाके बैठ गए उस जीप में, जीप तुम्हारा ब्रेक फेल हो गया, पलट गया, अब तुम जाके उसी के ओनर को यहाँ पे एक्सपोज कर रहे हो, यहाँ पे बोल रहे हो कि तुम्हारा लाइबिलिटी बनता है। तो भाई तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया। तुम खुद को एक्सपोज कर रहे हो ना, तुम कंसेंट दिए रिस्क के लिए, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि मुझे चोट लग गया तो बिना डैमेज दो। तुमको कंसेंट ही नहीं देना चाहिए था, तुम खुद ही नहीं बैठते वहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल आएगा, वॉलेंटी नॉट फिट इंजीरिया। तुम खुद ही अपने आप को एक्सपोज किया उस गलती के लिए, और जब वो हो गया रिस्क, जब तो वो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तब तुम नहीं बोल सकते हो कि भाई मैं इंजरी के लिए तो अपना कंसेंट नहीं दिया था। तुम्हारा बस वो एक्ट वहाँ बैठ जाना, उसी को मान लिया जाएगा तुम्हारा कंसेंट है उसमें। जितना पीडीएफ है ये वाला मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो उसके लिए मत घबराना। नेक्स्ट तुम्हारा स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर एंड सन्स, स्टोन कैरी केस वाला है, ये फेमस है ये भी। प्लेंटिफ वाज इम्प्लाइड बाय द डिफेंडेंट इन स्टोन क्वेरी, जहाँ पे मतलब स्टोन, जैसे जब पहाड़ को काट काट के वहाँ से स्टोन निकाला जाता है, उसको यूज़ किया जाता है इधर उधर तुम्हारा जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए। लार्ज चंक ऑफ रॉक्स वेयर बीइंग conveyed from one side to another with the help of cranes. One of the stone fell and injured the plaintiff working there. It was held by the court that there was a mere knowledge of risk and there was no concept. Therefore, the maximum voluntary forfeiture were not. यहाँ पे तुम्हारा जो भी वर्कर को लगा, अब वर्कर को जो चोट लगा है भाई, वो अपने आप को जो एक्सपोज कर रहा है, यहाँ पे वॉलेंटी नॉट फिट इंजरी इसलिए नहीं लगेगा। वर्कर खुद को एक्सपोज कर रहा है एक लिमिटेड रिस्क के लिए, अब वो खुद को इसलिए एक्सपोज नहीं कर रहा है कि तुम उसको जान से ही मार दो। स्टोन गिरेगा उस पर तो भाई तो चोट तो लगेगा, अब वो खुद को इसके लिए तो एक्सपोज नहीं किया ना। एक्सपोज खुद को किया, वॉलेंटी आप ठीक है लगा रहे हो, लेकिन एक्सपोजर मेरा तो एक लिमिटेड ही था ना, उतना ही सोच के मैंने वहाँ पे काम शुरू किया था। उससे ज़्यादा चोट लग रहा है तो वहाँ के जो स्टोन क्वेरी का तुम्हारा ओनर होगा उसका लाइबिलिटी बनेगा। तो यहाँ पे इसीलिए देख लो वॉलेंटी नॉट फिट एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने किस चीज़ के लिए कंसेंट दिया, लिमिटेड रिस्क के लिए, उससे बियॉन्ड जा रहा है तो अब तो लाइबिलिटी बनेगा। नेक्स्ट तुम्हारा हेंस वर्सेस हार्वर्ड, ये तुम्हारा हॉर्स वैन वाला केस है। डिफेंडेंट लेफ्ट टू हॉर्स वैन अनअटेंडेड, हॉर्स वेंट बेसर्क and started running on the street, खुलेआम घूमने लगा। द प्लेंटिफ who was a police constable saw imminent danger to women and children on the street. He took the risk and managed to stop the horses. जैसे तैसे वो रोक लिया। इन द प्रोसेस ही सफर्ड इंजरी, ये करते हुए उसको इंजरी हुआ। द कोर्ट हेल्ड दैट डिफेंडेंट कुड नॉट बी अलाउड टू टेक डिफेंस ऑफ वॉलेंटी नॉट। यहाँ पे डिफेंस तुम्हारा, ये तुम हॉर्स तुम लगा के गए थे हॉर्स कार्ट, वहाँ से हॉर्स निकल के भागे, उसको पुलिस वाला रोका, पुलिस वाले को इंजरी हुआ, वो कंपनसेशन के लिए सू किया ओनर को। ओनर बोल रहा है वॉलेंटी नॉट फिट इंजरी। भाई तुम रिस्क ले आके खुद रोड पे लगा दिए, अब जो भी रोड पे लोग झूम रहे हैं, क्या वो अपना कंसेंट दे रहे हैं हॉर्स से आके, हॉर्स आके हमको पीछे से मार दे या कुछ भी करे, इंजरी हो जाए मुझे, जो तो वहाँ पे तो साफ साफ गलती ओनर का है। अब तुम ये वाला अपना डिफेंस नहीं ले सकते वॉलेंटी नॉट फिट इंजरिया का, कि वो पुलिस वाला बचाना ही है, वो तो गया पब्लिक सेफ्टी के लिए ना, वहाँ पे उसका काम ही है वही करना, लेकिन गलती तो तुम्हारा था, तो तुम्हारा कंपनसेशन देने का ड्यूटी बनता है। इस केस में भी वॉलेंटी नॉट फिट इंजरिया नॉट अलाउ किया गया था। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। निकोलस वर्सेस मार्सलैंड, डिफेंडेंट क्रिएटेड सम आर्टिफिशियल लेक ऑन हिज लैंड, देयर वाज extraordinary rainfall, heaviest in human memory, and as a result of it water overflowed and washed away the nearby bridge of the plaintiff. ये अपने बार आर्टिफिशियल लेक बनाया था, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ उसके चलते ओवरफ्लो हुआ, और जो ब्रिज था बगल में प्लेंटिफ का वो बह गया। डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लाइबल बिकॉज द लॉस अकर ड्यू टू गॉड। अब यहाँ पे डिफेंडेंट को लाइबल नहीं किया गया था, रीज़न बिंग जो वाटर हुआ है हेवीएस्ट रेनफॉल, ये तुम्हारे नेचुरल कॉज में चला जाएगा।
नेचुरल कॉज भी एक डिफेंस है तुम्हारा, तो वो उसमें कवर्ड हो जाता है। तो ये वाला डिफेंस यहाँ पे लग जाएगा एक्ट ऑफ गॉड में। नेक्स्ट केस तुम्हारा हो गया बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। डिफेंडेंट हैड पुट ऑन स्प्रिंग गन्स इन द गार्डन्स विदाउट फिक्सिंग एनी नोटिस। कोई नोटिस नहीं था, स्प्रिंग गन्स वहाँ सेट था। ट्रेसपासर was injured from the automatic discharge. It was held that plaintiff was entitled to recover compensation as the force used was greater। अब यहाँ पे जो फोर्स यूज हुआ है खुद को डिफेंस करने के लिए, वो जितना नेसेसरी है उससे ज़्यादा यूज हो गया है। क्रिमिनल लॉ में भी ये यूज होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो तुम्हारा जो फोर्स यूज कर रहे हो किसी को पकड़ने में, कुछ करने में, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो वाला रूल यहाँ पे लग गया, जितना तुम्हारे नेसेसरी है उतना ही बस यूज़ करोगे। अब ये नहीं कि उससे ज़्यादा तुम फोर्स यूज़ कर लोगे। यहाँ पे गन, वहाँ पे वो स्प्रिंग गन ला के रखा था, कोई आया ट्रेसपासर, उसको चोट लग गया उसके डिस्चार्ज से, तो वहाँ पे जो उसको इंजरी हुआ उसके लिए कंपनसेशन दिया गया था, क्योंकि फोर्स जो यूज हुआ है वो मोर देन नेसेसरी है, उसके लिए तुम्हारा लाइबिलिटी बनेगा। नेक्स्ट कोप वर्सेस साप। Defendant entered the plaintiff's land to prevent the spread of fire for the adjoining land. Since the defendant act was considered to be reasonably necessary, he was held not liable for trespass. इसमें यही हुआ था कि डिफेंडेंट का लैंड था, उस पर आग लग गया था, उसको रोकने के लिए प्लेंटिफ उसमें गया। ठीक है, डिफेंडेंट उसमें गया, प्लेंटिफ तुम्हारा आ गया कोर्ट में कंपनसेशन के लिए कि ट्रेसपास हुआ है, यहाँ पे ट्रेसपास हुआ है, और ट्रेसपास जो हुआ उसके लिए मुझे कंपनसेशन दिलवाओ उससे। कोर्ट यही हेल्ड किया कि वहाँ पे नेसेसरी था, अगर आग नहीं रोका जाता तो अगल बगल भी जा सकता था, उस आदमी जो वहाँ पे रोकने गया उसके भी प्रॉपर्टी में आ सकता था, तो वो तो नेसेसरी स्टेप लिया। तो यहाँ पे तुम ये नहीं गारंटी ले सकते हो ट्रेसपास का कोई भी यहाँ पे नहीं हुआ। नेसेसिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, नेसेसिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि वो एक्ट नेसेसरी था उस समय, तो उसके लिए अब आप कंपनसेशन आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट तुम्हारा वैगॉन वर्सेस स्टैफवेल रेल कंपनी। यही तुम्हारा स्पार्क जो रेल इंजन से निकला वो चला गया एप्लेंट का जो वुड कंपनी था बगल में, वहाँ लगाया हुआ था। इट वॉज हेल्ड दैट रेस्पोंडेंट हैड टेकन केयर टू प्रिवेंट इमिशन ऑफ स्पार्क, देयरफॉर हेल्ड नॉट लायबल। रेलवे कंपनी को यहाँ पे बेसिकली लायबल करवाना था, क्योंकि जो लकड़ी वगैरह उसका जल गया, उसके लिए वो आया था कंपनसेशन मांगने के लिए। तो यहाँ पे वही बोला गया कि रेस्पोंडेंट जो यहाँ पे है, रेल कंपनी जो है, वो अपना अप्रोप्रिएट मेजर लिया है जिससे तुम्हारा ये नहीं निकले, तुम्हारे स्पार्क यहाँ से नहीं हो, इसीलिए यहाँ पे रेल कंपनी को लायबल नहीं माना गया था। ठीक है, यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिला है। नेक्स्ट तुम्हारा निट्रोग्लिसरीन केस। यहाँ पर डिफेंडेंट रिसीव्ड वुड केस फॉर फर्दर ट्रांसमिशन, वुडन केस फॉर फर्दर ट्रांसमिशन, मतलब लकड़ी का बक्सा। दे वे आर नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ इस कंटेंट, इसमें क्या है नहीं पता। द कंटेंट वॉज फाउंड टू बी लीकिंग एंड डिफेंडेंट टुक देम टू एग्जामिनेशन। वाइल एग्जामिनिंग द कंटेंट वॉज द निट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोडेड। ये बेसिकली बॉम्ब होता है। द डिफेंडेंट was held not liable because it was a sheer case of accident। अब उसमें क्या था जस्ट ये नहीं बताया गया, आपको ट्रांसमिशन के लिए दिया गया, आप जाके उसका एग्जामिनेशन कराएं, एग्जामिनेशन कराते समय वो फट गया। ठीक है, अब तुम्हारा काम तो ट्रांसमिशन का है, तुम क्या उसमें अपना दिमाग लगाने लगे। अब वो क्या वो चेकिंग करवाना क्या नेसेसिटी के अंदर आएगा, खुद सोचो एक बार। फ्लिपकार्ट को डिलीवरी के, मान लो कोई कुरियर कंपनी को डिलीवरी देने के लिए प्रोडक्ट, अब वो प्रोडक्ट खोल के तो नहीं देखना शुरू कर देगा ना। यहाँ पे एग्जामिनेशन करवाने का क्या पर्पस था। ये वाले केस में इसलिए नहीं दिया गया, नेसेसिटी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट तुम्हारा ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस मोयर। डिफेंडेंट कॉरपोरेशन परमिटेड ए पिकनिक पार्टी। Members of the picnic party were carrying huge gallons of tea through a passage where children were also playing. One of the members lost grip of the gallon and few children were injured. It was held that defendants were not liable because the injury was not foreseeable. अब ये लोग गैलन लेके जा रहे थे, लेकिन वहीं पे वो गैलन से कुछ स्टूडेंट जो वहाँ पे पार्क में खेले थे उनको चोट भी लग गया।
तो यहाँ पे यही ग्राउंड लिया गया कि फॉरसीएबल नहीं था, फॉरसीएबल नहीं था। इसको हम लोग नहीं देख सकते थे कि इतना दूर भी इंजरी जा सकता है। अब वो लोग का फैक्ट्री दूर होगा वहाँ से, अब वहाँ से वो गैलन करके आके वहाँ स्टूडेंट्स को लग गया, चिल्ड्रेंस को लग गया जो पार्क में खेल रहे थे। फॉरसीएबल वाला ग्राउंड लेके वो लोग बोलो डैमेज का रिमोटनेस, यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। अब उतना दूर का हम नहीं देख सकते थे भाई कि वो ये ऐसे करेंगे तो ये वाला एक्शन हो जाएगा, जिसके चलते जो पार्क में बच्चे खेल रहे हैं उनको चोट लग जाएगा। ये चैप्टर भी देखोगे तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा बाल्टन वर्सेस स्टोन। द पर्सन ऑन द रोड वाज इंजर्ड बाय अ बॉल हिट बाय अ प्लेयर ऑन द क्रिकेट ग्राउंड। एक आदमी रोड पे खड़ा था, अब वो अंदर से प्लेयर्स जो खेल रहे थे उनका क्रिकेट ग्राउंड से बॉल आया बाहर, इसको लग गया। अब इसमें क्या कोई बोल सकता है कि भाई विराट कोहली का छक्का आया, बाहर छक्का लगा, बाहर जो आदमी स्पेक्टेटर खड़े थे, बाहर रोड पे कोई मान लो खड़ा था अपने बाइक के बगल में, उसको आके लग गया। अब वो इंजरी के लिए बोला जा सकता है क्या? यहाँ पे भाई अब विराट कोहली को थोड़ी पता है ये बाइक के पास ये आदमी खड़ा है, फॉरसीएबल नहीं है। अब वो तो स्पोर्ट्स का पार्ट है, वो नहीं करेगा तो भाई आउट भी हो सकता है, और उससे एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे वही रिमोटनेस ऑफ डैमेज वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। इतना दूर आप देख ही नहीं सकते थे, तो कैसे आप मान लोगे कि वो मतलब इंजरी हो सकता था उसको। नेक्स्ट तुम्हारा लैटिमर वर्सेस एईसी लिमिटेड। अब इसमें ड्यू टू हेवी रेन्स फैक्ट्री वाज फ्लडेड विद वाटर विच गॉट मिक्सड विद ऑयली सब्सटेंस एंड मेड द फ्लोर स्लिपरी। अब फ्लोर जो था तुम्हारा ऑयल, वहाँ पे ऑयल का काम करते थे, वहाँ पे पानी आया, अब पानी ऑयल मिल गया और ज़्यादा स्लिपरी हो गया, और डिफेंडेंट अपना पॉसिबल केयर लिया है, और उसमें वो सॉडस्ट मिलाया था कुछ, ठीक है। अब उसमें क्या किया था ना, वो जो इसमें ये पॉसिबल केयर एंड स्प्रेड सॉडस्ट, इसमें जो लकड़ी का बुरादा होता है वो छिड़क दिया गया था, वहाँ पे मिला दिया गया था, जिससे वो स्लिपरी नहीं हो उतना। तब भी कुछ पैचेस बच गए थे जहाँ पे स्लिपरी था। कोर्ट यहाँ पे वही बोला कि डिफेंडेड तो अपना स्टेप लिया, अब कोई का इंजरी हुआ उसके चलते, तो ये नहीं बोला जा सकता कि वो लोग नेग्लिजेंट थे। नेग्लिजेंट इसलिए नहीं थे क्योंकि वो लोग सॉडस्ट वहाँ पे फैलाए थे, जिसके चलते स्लिपरी नहीं रहा वो, तो वो लोग अपना पॉसिबल जो स्टेप था प्रिवेंट करने का वो तो लिए थे, तो उनका रीजनेबल मतलब केयर था वहाँ पे, उसको नेग्लिजेंट में नहीं काउंट किया जाएगा, इसलिए डैमेज नॉट अलाउ किया गया था यहाँ पे। नेक्स्ट स्कॉट वर्सेस सेफर्ड। ए थ्रू ए लाइटेड स्ट्रिप इनटू द क्राउड, इट फेल ऑन एक्स, एक्स पे गिरा, एक्स खुद को बचाने के लिए वाई पे भेज दिया, थ्रू इट फर्दर, वो जाके वाई पे गिरा, वाई खुद को बचाने के लिए बी पे फेंक दिया, अब बी को इंजरी हो गया, ठीक है। लेट्स सपोज कोई व्यक्ति है, लेट्स सपोज कोई ए है आदमी, ए पे तो पटाखा फेंके, वो फेंक दिया बी पे, बी फेंक दिया सी पे, और सी के हाथ में आते फट गया। अब सी गया कि ए का भाई गलती है, तो ए हमको ये डैमेजेस दे, तो यहाँ पे लाइबिलिटी बनेगा कि नहीं? यहाँ पे लाइबिलिटी बनेगा, क्योंकि ए जो व्यक्ति फेंका ए पे पटाखा, उसको पता था कि भाई बॉम्ब हम जला के फेंक रहे हैं, वो तो फटेगा ही, ठीक है ना। अब ए के हाथ में फट जाए, बी के हाथ में या सी के हाथ में, उसको भी नहीं पता, लेकिन फटेगा इतना पता, वो तो भाई नेग्लिजेंट एक्ट तो किया ना अपने भी हाथ पे, ये बेवकूफ़ी वाला काम तो हुआ ही हो, तो उसके लिए तो उसको लाइबल किया जाएगा, अब भले किसी के हाथ में बॉम्ब फटे। तो यहाँ पे ए इज़ हेल्ड लाइबल फॉर हिज एक्ट बिकॉज हिज एक्ट वाज प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द डैमेज, डैमेज तो होने ही वाला था, उसको पता है, तब भी वो जानबूझ के किया, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि लाइबिलिटी बोल देगा कि ये नहीं, हमको नहीं पता था कि सी के हाथ में फटे, हम तो सोच रहे थे कि ए हाथ में फट जाएगा, ए के हाथ में फटे या बी की सी के हाथ में फटे, फटा ना, डैमेज हुआ किसी को भी, तो लाइबिलिटी यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट केस तुम्हारा ग्रीनलैंड, ये स्कॉट वर्सेस सेफर्ड हो गया। ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन। इट वाज हेल्ड दैट द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू एंटिसिपेट एंड गार्ड अगेंस्ट ऑल रीजनेबल consequences which is expected to flow from his act। ये प्रिंसिपल बेसिकली लेड है तुम्हारा, इसमें केस लॉस तुम्हारा इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पे बेसिकली है कि जिसको भी रीजनेबल कॉन्सिक्वेंसेस है, उस सब एक व्यक्ति के कोई भी एक्ट से, एक आदमी जो भी एक्ट कर रहा है उसको पता होना चाहिए, जो एक्ट कर रहा है उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए। अब बॉम्ब जला रहे हो तो फटेगा, इतना तो तुमको पता है,
ये तुमको कॉन्सिक्वेंसेस को पता है, तुम ये नहीं बोल सकते हो कि भाई बॉम्ब तो जला है लेकिन फटेगा नहीं, हमको तो नहीं पता था। ये हो ही नहीं सकता है। अगर आप जला रहे हो तो आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और कॉन्सिक्वेंस से अगर डैमेज हो रहा है तो भाई डैमेज के लिए तुम लाइबल होगा। यहाँ पे रिमोटनेस ऑफ डैमेज अप्लाई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट केस तुम्हारा स्मिथ स्मिथ वर्सेस लंदन एंड वेस्टर्न रेलवे कंपनी। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस वाज फर्स्ट अपहेल्ड, मतलब डायरेक्ट डैमेज वाला ये केस है। इन दिस केस रेल कंपनी वाज नेग्लिजेंट इन कीपिंग heap of glass trimming near the track, ठीक है। Spark from the railway engine set fire to the material. The fire was carried to the plaintiff cottage due to high wind. The railway company was held liable, although they could not be have foreseen the accident. अब यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्टनेस में क्या आ गया, रेलवे कंपनी के बगल में वो हीप ऑफ ग्लास रखा था, ये हीप ऑफ ग्रासेस रखा था। अब उस ग्रासेस पे तुम्हारा सूखा ग्रास था, उस पे जाके यहाँ से जो स्पार्क हुआ वो उसके चलते उसका जाके जल गया, तो यहाँ पे लाइबिलिटी बना था। सिंस जब वहाँ से इंजन जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए ना, जो भी तुम्हारा ऑटो पायलट है उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ग्रासेस हैं, तो अगर हम लोग इंजन चलाएंगे या इस एरिया में पहले वार्निंग दे के। अब इसमें एक टेस्ट क्या है, ये कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाएगा तुम्हारे लिए, यहाँ पे रीजनेबल केयर वाला पॉइंट आ जाएगा। रीजनेबल केयर किसका, डिफेंडेंट का भी रीजनेबल केयर होना चाहिए ना। रेलवे कंपनी पहले उसको एक बार मना करता है, यहाँ पे तुम हीप ग्राफ मत रखो, अगर रखोगे जल जाएगा तो हम लोग लाइबल नहीं होंगे डैमेज के लिए। तो यहाँ पे रेलवे कंपनी वो वाला स्टेप लेना मना कर दिया था। ये केस में इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये एक एक्सेप्शन टाइप भी बन जाता है। अगर रेलवे कंपनी ये स्टेप लिया होता, उनको वार्न कर देता पहले कि अगर तुम रख रहे हो हीप ऑफ ग्लास यहाँ पे और डैमेज कल होता है तुमको, तुम्हारा कोई भी लाइबिलिटी वो बनेगा तुम्हारा होगा। लेकिन रेलवे कंपनी ये करने से बच गया, ये नहीं बताया उसको, इसीलिए उनका लाइबिलिटी बना था यहाँ पे। यही बेसिकली केस है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक्सेप्शन है कुछ भी है। वहाँ पे रेलवे कंपनी का लाइबिलिटी इसलिए बना क्योंकि वो लोग भी वार्निंग नहीं दिए थे। जब वो तुम्हारे ट्रैक के बगल में लाके ग्रास रख रहा है, तुम्हारा भी तो रेलवे कंपनी का भी ड्यूटी है ना उसको बोलना कि ये सब मत करो, यहाँ पे अगर कुछ भी डैमेज होगा तो तुम्हारा उसमें होना चाहिए पूरा लाइबिलिटी। ये वाला स्टेप रेलवे कंपनी नहीं लिया, इसलिए डैमेज उनको देना पड़ा। नेक्स्ट, रीपॉलिमिस एंड फर्नेस विथी रीपॉलिमिस, हाँ रीपॉलिमिस वाला केस है। एंड फर्नेस वर्सेस विधी एंड कंपनी, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट वाज रिजेक्टेड, इसमें रिजेक्ट हुआ था। इन दिस केस डिफेंडेंट चार्टर्ड द शिप टू कैरी कार्गो विच कंसिस्टेड ऑफ बेंजीन एंड पेट्रोल, आग लगने वाला। Due to leakage in these tins, some of their content collected in hold of the ship. Owing to the negligence of the defendant servant, a flank fell into the hold, which sparked fire and consequently the fish were destroyed. कुछ तेल इकट्ठा हो गया था, बेंजीन और पेट्रोल, और वहीं पे तुम्हारा फ्लैंक गिरा जिसके चलते एक तुम्हारा स्पार्क हुआ और वहाँ पे पूरा शिप जल कर राख हो गया। डिफेंडेंट वर हेल्ड लायबल फॉर ऑल डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सर्वेंट नेग्लिजेंस। अब ये जो प्लैंक तुम्हारा गिरा है ना, ये बेसिकली ये हुआ था, इस केस को अगर तुमको समझना है तो ये हुआ था। अब ये आदमी शिप लेके आया, शिप पे बेंजीन और पेट्रोल रखा हुआ है, तो भाई जो पोर्ट वाला है, अब पोर्ट का तो वहाँ पे जो अनलोडिंग होता है, अनलोडिंग का काम पोर्ट का ऑफिशियल्स करते हैं, और वहाँ पे जो लेबरर्स जिनको एम्प्लॉय किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पे वो करेंगे। शिप वाला खुद से नहीं अनलोडिंग करता है। तो वो अनलोडिंग हो रहा था ये वाला, उसी दौरान ये प्लैंक गिरा। अब वो उसके सर्वेंट से गिरा, अब वो पेट्रोल, उसको पता है कि भाई इस पर पेट्रोल और बेंजीन लगा हुआ है, अगर कहीं भी स्पार्क हुआ तो इसमें आग लगने का पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे रीजनेबल केयर किसका होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो उतार रहा था सामान उसका होना चाहिए ना। वो तो वहाँ पे रीजनेबल केयर कुछ भी यूज किया नहीं या उसका वर्कर को बताया नहीं, अब उसके नेग्लिजेंस के चलते ये एक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो तुम्हारा पोर्ट वाले थे उनको लाइबल हेल्ड किया गया था, जो पोर्ट ऑफिशियल जो कॉन्ट्रैक्टर थे सामान उतारने वाले उनको लाइबल हेल्ड किया गया था फॉर द लॉस दैट हैपन टू द शिप, उसके शिप ओनर के लॉस के लिए उनको लाइबल हेल्ड किया गया था। बेसिकली यही केस है तुम्हारा। नेक्स्ट, ओवरसी टैंक शिप वर्सेस मोट्स डॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये वैगन माउंट केस, इसी नाम से फेमस है ज़्यादा, वैगन माउंट केस है।
Large quantity of oil was negligently spilled on the water from wagon mount ship. The oil was carried away by the wind 600 feet away. पानी यहाँ पे तेल यहाँ पे निकला, उसको वो विंड तुम्हारा बहा के ले गया 600 फीट अवे फ्रॉम द वार्फ, वेयर द वार्फ वाज बीइंग, वार्फ होता है तुम्हारा जो जहाँ पे जाके शिप लगता है, उसको रिपेयर किया जाए। ए मोल्टेन मेटल फ्रॉम द वार्फ फेल ऑन द फ्लोटिंग ऑयल एंड डैमेज हैपन टू द डैमेज टू द शिप। शिप से ही निकल रहा था, यहीं पर वाटर आग लगेगा तेल में, वापस यहीं पे आ जाएगा। ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट वॉज बेटर। इस केस में वही हेल्ड किया था, रीजनेबल फॉरसाइट जो है बेटर है। रीज़न भी, अब ये तुम्हारा डैमेज हुआ यहाँ पे, अब वो तेल वहाँ से निकल के वहाँ तक गया। ठीक है। अब ये किसी को नहीं पता था ना, वहाँ पे ये मान लो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तेल गाड़ी चल के आ रहा है, उससे तेल कुछ निकल रहा था। कोई पीछे मान लो सिगरेट पी रहा है, वो सिगरेट गिर गया, अब तेल पीछे पीछे जाते जाते वो गाड़ी में चला गया, गाड़ी फट गया। अब यहाँ पे रीजनेबल फॉरसाइट देखा जाएगा ना कि भाई रीजनेबल था कि नहीं, उसमें कैसे तुम डैमेज कैलकुलेट करोगे, कहीं से भी आग लग सकता था। तो यहाँ पे रीजनेबल, यहाँ पे नेग्लिजेंस किसका होगा? नेग्लिजेंस तो उस गाड़ी वाले का है जो उसमें से तेल निकाल के भाग रहा है। तेल गिर रहा है लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा फट गया गाड़ी तब तुम्हारा ध्यान आ गया, ये तेल निकल रहा था। अब ये इतने दूर से कोई सिगरेट गिरा तो वो आग आके यहाँ भी लग गया। वही वाला चीज़ इसमें हुआ था वैगन माउंट में। टेस्ट ऑफ रीजनेबल, तो यहाँ पे देखा गया कि क्या जो 600 फीट से आग आया है वो रीजनेबल था, रीजनेबल नहीं था यहाँ पे। ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा विकेरियस लाइबिलिटी। ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। ये बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। एम्प्लॉय ऑफ द बैंक रिसीव्ड कैश एंड चेक इन पर्सनल कैपेसिटी एज ए फ्रेंड। आप मान लो आपका दोस्त बैंक में काम करता है, उसको तुम चेक वो बैंक दिए कि भाई जाके डिपॉजिट कर देना, वो जाके पैसा उड़ा दिया। ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट द बैंक कैन नॉट बी हेल्ड। अब यहाँ पे बैंक का कोई लाइबिलिटी नहीं है, आप अपने पर्सनल कैपेसिटी में दिया, आप उस पर अपने दोस्त बैंक के भरोसा दिए, बैंक को तो आप नहीं दिए ना, बैंक में आके जमा करते तब वहाँ पे अगर मिस एप्रोप्रिएशन हुआ तब बैंक उसके लिए लाइबल होता। यहाँ पे तो वो केस था नहीं, तुम पर्सनल कैपेसिटी में अपने दोस्त को दे दिया, अब तुम्हारा दोस्त ही बदनाम है तो क्या करोगे उसके लिए। नेक्स्ट तुम्हारा आर गोविंद्र, हाँ गोविंद राजन जलू वर्सेस एमएलए गोविंद राजन। A motor car was entrusted by the owner for repair. After repair, the mechanic took the car for drive. He met with an accident. अब टेस्ट ड्राइव के लिए जब बना के सब जगह के टेस्ट करता उसी समय एक्सीडेंट हो गया। कोर्ट हेल्ड दैट द जो भी तुम्हारा मैकेनिक है वो लाइबल नहीं होगा, बिकॉज द मैकेनिक ड्रोव द कार इन पर्सनल कैपेसिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट कंडक्टर। अब वो तो भाई टेस्टिंग के लिए ले गया, उस समय एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए लाइबिलिटी तो नहीं बनेगा उसका। ठीक है ना, वो टेस्टिंग के लिए ले गया था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर, तो वहाँ पे लाइबिलिटी उसका नहीं बन सकता है। तो लाइबिलिटी तुम्हारा क्या होगा? जो कंपनी का ओनर होगा, जो शॉप का ओनर होगा, उसका लाइबिलिटी नहीं बनेगा, जो मैकेनिक होगा बस उसी का लाइबिलिटी बनेगा, क्योंकि वो अपने दिमाग लगा के वो ले गया था। तो उसका अगर ड्राइव करने का, मान लो उसको ड्राइव करने नहीं आता है तब भी टेस्ट ड्राइव करने के लिए चला गया, तो उस समय अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस बस मैकेनिक का लाइबिलिटी होगा, क्योंकि वो टेस्ट ड्राइव तुम कर रहे हो, ओनर तो कर नहीं रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कंचम माला विजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ एन अनऑथराइज्ड एंड wrongful act, ठीक है, अनऑथराइज्ड और wrongful act of the servant is not so connected with the authorized act as to the mode of doing the authorized act, then the master is not liable। ठीक है। अब तुम कुछ काम के लिए मान लो अपना बाइक दिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझा देते हैं। बिहार में लेट्स सपोज तुम बाइक दिए किसी को या स्कूटी दिए अपना, उस स्कूटी से जाके मान लो तुम्हारा ही घर का आदमी है, कोई काम करता है तुम्हारे घर में, और तुम उसको स्कूटी या बाइक दिए या ये वाला सामान लेके आना, तुम ऑथराइज क्या किए उसको सामान ले आने को, जो उसको जाके बस ले आना था, वापस ला के घर में स्कूटी लगा देना था। लेट्स सपोज उसका मन
कुछ और कर गया पीने उने का, वो जाके शराब वराब खरीद रहा है। वो जाके शराब खरीद लिया, स्कूटी में रख के वापस आ रहा था, घर पे जाके ही पी लेंगे। उसी समय पुलिस पकड़ लिया। तो क्या ओनर का लाइबिलिटी यहाँ पे बनता है? ओनर भाई उसको शराब लाने के लिए तो नहीं दिया था ना बाइक, तो यहाँ पे विकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसी को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे समझा रहा है बेसिकली। इसीलिए तुम्हारा ये लीकर वाला जो एक्ट बना था, उसमें स्पेसिफिकली बोला गया था कि जो ओनर होंगे बाइक के उनका भी लाइबिलिटी बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर जनरल प्रिंसिपल से जाओगे तो उनका लाइबिलिटी नहीं होता है, बस सर्वेंट का लाइबिलिटी होगा, ठीक है। इसीलिए उसके लिए एक अलग एक्ट बना के ये ओनर को भी लाइबल रखा गया है। बिहार में ठीक से लगा, लेकिन जनरल प्रिंसिपल यही है कि अगर अनऑथराइज्ड एक्ट सर्वेंट कर रहा है उसके लिए तुम्हारा प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा, मास्टर लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस, सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड आरटीवी। A servant while transferring petrol from lorry to the underground tank lighted a cigarette, वहीं पे जला दिया, threw it on the floor. This resulted in वहीं पे बम फट गया, पूरा फट गया, फायर एंड एक्सप्लोजन। एक्ट ऑफ द ड्राइवर वॉज हेल्ड टू बी इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मास्टर वर्क। अब तुम्हारा नौकर है, ठीक है, तुमको गया पेट्रोल जलाने, वहीं पे सिगरेट जला के फेंका, उसी से आग लग गया। पेट्रोल मालिक अब तुमको सी किया, तुम्हारा नेग्लिजेंस है तुम्हारे सर्वेंट का, यहाँ पे तुम लाइबल हो गए यहाँ पे, क्योंकि वो ऑथराइज्ड एक्ट में ही किया है, वो सब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही वो सब हुआ है। इस एंगल को देखते हुए लाइबिलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट, बियर्ड वर्सेस लंदन जनरल ऑमनिबस कंपनी। At the end of journey, the driver of the bus went for the dinner, and during his absence, conductor drove the bus in order to turn it around. In that process, negligently committed an accident. In this case, the master was not held liable. The drivers were not kind of हाँ, अब ये वाला हो जाएगा कि एक्ट जिसको हम ऑथराइज किए हैं, ड्राइवर को ऑथराइज किए हैं, ठीक है, तो ड्राइवर ही चलाएगा, कोई और नहीं चलाएगा। और अगर ड्राइवर के चलाते समय कोई एक्ट हो जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस डैमेज का ही लाइबिलिटी बनेगा ओनर का। यहाँ पे हम ऑथराइज किसको किए थे चलाने के लिए? ड्राइवर को ऑथराइज किया गया था। चला कौन रहा था? कंडक्टर। तो भाई कंडक्टर को तो ओनर ऑथराइज नहीं किया था चलाने के लिए, वो कंडक्टर था बस तुम्हारा टिकट कलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए तो मेरा लाइबिलिटी नहीं बनेगा। यहाँ पे लाइबिलिटी तुम्हारा नहीं बना, इसीलिए तुम्हारा कंपनसेशन नहीं देना पड़ा। नेक्स्ट तुम्हारा लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ऑमनिबस कंपनी। देयर वाज ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द मास्टर दैट द बस ड्राइवर वाज नॉट सपोज्ड टू इंडल्ज इन द रेस विद अनदर बस। कोई रेस वेस नहीं लगाना है। इन डिफाइंस ऑफ स्पेसिफिक, अब इसके डिफाइंस में वो रेस कराया, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इसके भी अब इसमें भी तुम्हारा भले इंस्ट्रक्शन है, वो फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं तुम फॉलो नहीं करवा पा रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारा बात नहीं सुन रहा है, तुम्हारा प्रॉब्लम है। उसके नेग्लिजेंट एक्ट के अंडर अगर किसी को डैमेज हो रहा है तो तुम्हारा लाइबिलिटी तो बनेगा। तुम नहीं बोल सकते कि वार्निंग दिए थे, वार्निंग से क्या होगा? तुम्हारा बात ही नहीं सुन रहा है तो वो सरकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, या जिसको इंजरी हुआ है उसका प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है। इसीलिए यहाँ पे लाइबिलिटी बनेगा। नेक्स्ट तुम्हारा स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इसमें तो फेमस केस जानते ही हो, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। और आइलैंड वर्सेस फ्लेचर, इसमें क्या था? रूल लेट डाउन जनरली नोन एज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। यहीं पे तुम्हारा आता है कौन सा कॉन्सेप्ट? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। भले आपको इंटेंशन नहीं था, कुछ नहीं था, अगर एक्ट हुआ, डैमेज हो रहा है, तो लाइबिलिटी आपका बनेगा। इन दिस द डिफेंडेंट गॉट ए रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन थ्रू एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ओवर हिज लैंड। अपने घर में एक रिजर्वायर बनाया, ठीक ना, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। द रिजर्वायर has unused shaft, which the contractor failed to observe. When the water was filled in the reservoir, it busted through the shaft and flooded the adjoining coal field of the plaintiff. Court held that defendant liable and observed that if a person for his own purpose bring on his own land anything which is likely to escape. अब पानी था, अब बगल वाले एरिया को तुम अगर ठीक से इम्बैंकमेंट नहीं किए,
ठीक से दीवार नहीं बना तो पानी तो जा ही सकता है, इतना तुम्हारा सेंस होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी तुम अपने साइड रखे हो तो डेंजर हो गया वो तो दूसरे के लिए। और लग रहा है कि वो एस्केप कर सकता है, मिसचिफ हो सकता है, मतलब किसी को लॉस हो सकता है बगल वाले को। देन ही इज़ द प्राइमा फेसाई आंसरेबल टू ऑल द डैमेजेस। तो तुम्हारा लाइबिलिटी तो भाई डायरेक्टली बन रहा है, इवन तो तुम्हारा कोई वहाँ पे इंटेंशन नहीं था, इसीलिए तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, इवन तो तुम लाइबल हो गए, क्योंकि तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो डेंजर कॉज कर सकता था तुमको, ये बतना तो तुम्हारा पता था। इसीलिए अगर उसको रोकने के लिए तुम रीजनेबल स्टेप नहीं लिए, कोई भी रीजनेबल तुम स्टेप नहीं लिए हो, तो अगर वो उसके स्केप से किसी को डैमेज होता है तो माना जाएगा कि तुम्हारा जो रीजनेबल केयर था उतना नहीं था जिससे वो स्केप रुक सके। यहाँ पे लाइबिलिटी जो होगा एकदम डायरेक्ट होगा और स्ट्रिक्ट होगा, इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरा इंटेंशन नहीं था लॉस करने का, ये सब कुछ। नेक्स्ट तुम्हारा केस है टीसी बालाकृष्णन वर्सेस टी आर सुब्रमण्यम। एक्सप्लोसिव इन एन ओपन ग्राउंड इवन ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल इज नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड। पटाखा वाला गैंगलिस्ट है ये। कोई भी ओपन ग्राउंड पे अगर हो रहा है फेस्टिवल के दिन, बॉम्ब फट रहा है, एक्सप्लोसिव यूज हो रहा है, तो उसको नेचुरल यूज ऑफ लैंड में तो नहीं माना जाएगा, उसको नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड में माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ, ये तो इन्वायरमेंट वाला है। इसमें ही सुप्रीम कोर्ट एक रूल लेट डाउन किया था, कौन सा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक है। ये केस तुम्हारा देख लो 1987 का है, ओलियम गैस लीक केस। ठीक है। ये तुम्हारा ये क्या गैस लीक जो तुम्हारा हुआ था भोपाल वाला, उसके बाद वाला केस है ये। इसमें तुम्हारा जो कंपनी का लायबिलिटी होगा, अगर तुम ऐसा चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है जिससे पता है तुम्हारा अगर वो एस्केप किया तो डैमेज जो होगा उससे मतलब उसको रिकवर भी नहीं किया जा सकता है वापस। अगर डैमेज इस नेचर का है तुम्हारा लायबिलिटी एब्सोल्यूट होगा, इवन तो तुम सारा मेजर लिए थे उसको प्रिवेंट करने के लिए, इवन तो तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं था, तब भी तुम्हारा लायबिलिटी क्या होगा, एब्सोल्यूट। तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से भी एक स्टेप आगे आ जाता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एटलीस्ट तुम अपना मेजर दिखा के कि मैंने रीजनेबल केयर लिया था, सारा प्रिकॉशन लिया था, तब भी वो स्किप कर गया, बच सकते हो। यहाँ पे तुम बचने का कोई सवाल ही नहीं है, एकदम एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगा तुम्हारा। नेक्स्ट केस आ जाते हैं नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस जो होता है तुम्हारा उससे रिलेटेड सारा केसेस में, पहला लंदन वर्सेस स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न कंपनी। If an act authorized by the statute is done in negligent manner, then the action lies. Servant of the railway company negligently left trimming, वही तुम्हारा ग्रास वाला है। रेलवे कंपनी का जो है वहाँ पे वही ग्लास जो ट्रिम किया था उसी को छोड़ दिया, वहाँ पे स्पार्क हुआ जिसके चलते वो डैमेज हो गया, और रेलवे कंपनी वार नहीं किया था, तो यहाँ पे तुम्हारा लायबिलिटी बनेगा। नेग्लिजेंस तुम्हारा ही था ना, तुम वार्निंग दे देते, अगर उसको पहले हटवा देते वहाँ से ग्रास वगैरह को जो रेलवे लाइन के बगल में था, तो आग फैलता नहीं, डैमेज नहीं होता किसी को। तुम नहीं किए, तुम्हारा नेग्लिजेंस था, तो लायबिलिटी तुम्हारा बनेगा। नेक्स्ट जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेग्लिजेंस इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी कॉज बाय द omission टू डू समथिंग विच अ रीजनेबल मैन guided by those consideration which ordinarily regulate the conduct of human affair would do, or not of doing something which a prudent man would not do। यहाँ पे बेसिकली प्रूडेंट मैन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। कोर्ट क्या टेस्ट करेगा, अगर कर रहा है तो रीजनेबल मैन का टेस्ट करेगा या प्रूडेंट मैन का। अगर लॉस को प्रिवेंट करना है तो प्रूडेंट मैन क्या स्टेप लेता, क्या प्रूडेंट मैन अगर कोई एक रीजनेबल आदमी है या प्रूडेंट आदमी है, सेम वर्ड होगा, वो उसका क्या स्टेप होगा अगर किसी चीज़ को काम कर रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए। लेट्स सपोज तुम कार चला रहे हो, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या रूल फॉलो करना है, ये सब तुमको पता होना चाहिए। तो एज ए प्रूडेंट मैन तुमको सारा कुछ पता है। और जो आदमी मान लो जिसको रूल नहीं पता है और वो गाड़ी चलाने लगे, तो उसको तो प्रूडेंट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसको ना रूल रेगुलेशन पता है ना उसका एज हुआ है लेट्स सपोज, तो वो प्रूडेंट के डेफिनेशन में आएगा ही नहीं। ये वाला कॉन्सेप्ट को बस यहाँ पे बताया गया है। तो ये थ्योरेटिकल हो गया, इससे मे भी क्वेश्चन नहीं बने, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं बन पाएगा। अब ये तुम लोग का फेमस केस आ जाता है डेनॉक वर्सेस स्टीवेंसन।
is a leading judgment on negligence. Court held that a person must take reasonable care to avoid acts of omission which he can reasonable foresee that it will injure the neighbor. ठीक है, और यहाँ पे नेबर को डिफाइन किया गया था. ये किससे रिलेटेड है तुम्हारा? डोनॉक वर्सेस स्टीवेंसन. कोर्ट डिफाइन नेबर as a person so closely affected by an act out to reasonably to have in contemplation as been so affected when I am directing my mind to the act or omission which are called in action. ये बेसिकली स्नेल वाला जो केस है ना, वही है. वो बियर में जो स्नेल मिल गया था, वही वाला केस है ये. ठीक है, जो पढ़े होंगे डॉट वगैरह थोड़ा भी, उनको पता होगा ये क्या केस है. उसमें नेवर को ही डिफाइन किया गया था. मतलब अगर मान लो कंपनी बनाया, उसमें पानी गंदा यूज हुआ और उसके चलते किसी को डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो वो कंपनी नहीं बोल सकता है कि भाई इसके लिए थोड़ी हम बनाए थे, हम तो किसी और के लिए बनाए थे. या ये तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मेरा कोल्ड ड्रिंक कौन पी रहा है, कहाँ पी रहा है, तो मेरा लाइबिलिटी तो बन नहीं रहा है यहाँ पे, मेरा नेग्लिजेंस तो है नहीं. तो यहाँ पे कोर्ट बोला था कि कोई भी आदमी जो तुम्हारे एक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, कोल्ड ड्रिंक तुम बनाए खरीद के हम पी रहे हैं, तो भाई मेरा अगर मुझे कुछ हो रहा है तो लाइबिलिटी तुम्हारा डायरेक्ट बनेगा. मैं तुम्हारे लिए एज ए नेबर होगा, भले तुम्हारा मैं तुम्हारे लिए एक नेबर हूँगा, भले तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक कहीं भी पिया जाए वर्ल्ड में. नेबर वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं होगा कि तुम कोई और देश में पी रहे हो तो मेरा लाइबिलिटी नहीं बनता है. सारा लाइबिलिटी बनेगा, तुम मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारे हाथ में है, तो अगर तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक में स्नेल निकल रहा है तो लाइबिलिटी भी तुम्हारा ही होगा. तुम ये नहीं ग्राउंड ले सकते हो कि मैंने इनके लिए मैन्युफैक्चर नहीं किया था. नेक्स्ट केस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली वर्सेस सुभागवंती. ये भी केस इम्पोर्टेंट है, क्लॉक टावर वाला. वहाँ पे कोलैप्स हो गया था, ठीक है, उसके चलते लोगों को डैमेज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यही था, हेल्ड दैट दिस मैक्सिम इज अप्लाइड व्हेन द circumstances surrounding the thing which caused the damage was under the control and management of the defendant and happening doesn't occur in natural course without negligence. क्लॉक टावर का बेसिक यही वाला केस था कि वो जर्जर हालत में था, उसको रिपेयर का ज़रूरत था, वो रिपेयर हुआ नहीं, गिर गया, चोट लगा लोगों को. उसके लिए केस तुम्हारा हुआ कंपनसेशन के लिए, जो भी लोग मरे वगैरह, उसके लिए तुम्हारा कंपनसेशन के लिए केस हुआ. तो यहाँ पे जो डिफेंस लिया गया था, ये देख लो क्या लिया है, रेस इप्सा लोक्यूटर, थिंग स्पीक फॉर. इसका मतलब क्या होता है, थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ. उस मतलब क्लॉक टावर का स्थिति देख के ऐसा था कि लोग अगल बगल उसमें रहते नहीं या तो खाली कर देते, या जो रह रहे थे अपना भाई अपने रिस्क पे रह रहे थे. यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट अप्लाइड द मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर, हेल्ड दैट इट वाज ड्यूटी ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू कैरी आउट पीरियोडिकल एग्जामिनेशन रिपेयर ऑफ द टावर. वो सब तो नहीं किए वो लोग. सुप्रीम कोर्ट भी अप्लाइड व्हेन सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द थिंग व्हिच कॉज डैमेज वर अंडर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफेंडेंट एंड हैपन डजंट हैपन इन नॉर्मल विदाउट नेग्लिजेंस. अब ये जो एक्ट हुआ है तुम लोग के नेग्लिजेंस के चलते हुआ है, एमसीडी का नेग्लिजेंस के चलते हुआ है. अगर वहाँ पे ठीक से ध्यान रखा जाता, अगर उसका प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाता, तो वो क्लॉक टावर गिरता नहीं, जिसके चलते डैमेज नहीं होता. यहाँ पे तो साफ साफ तुम्हारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एमसीडी जो है उसका तुम्हारा गलती है, इसलिए लाइबिलिटी यहाँ पे हेल्ड किया गया था. अब ये लोग देखो कहाँ तक केस लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये मैटर गया था. नेक्स्ट केस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे वर्सेस लक्ष्मण अय्यर. Supreme Court held that where the accident is due to negligence of both parties, there would be contributory negligence and both will be blamed. कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का वही होता है, तुम्हारा भी गलती मेरा भी गलती, दोनों स्कूटी चला थे, दोनों आके ठोक दिए एक दूसरे को, चोट लगा. यहाँ पे ये तो नहीं बोल सकते हो कि भाई मेरा डैमेज हुआ तुम्हारा डैमेज नहीं हुआ, दोनों का डैमेज हुआ है. वहाँ पे दोनों का स्कूटी ठुक गया, तो दोनों का डैमेज बन रहा है, तो तुम दोनों का तो गलती था ना, दोनों को चलाने नहीं आ रहा है. ठीक है, यही वाला आती है. यहाँ पे तुम्हारा किसी का भी ये कंपनसेशन देने का नहीं होगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट तुम्हारा रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस बसेस बेजलम बीबी. ड्राइवर ऑफ द ओवर क्राउडेड बस अलाउड पैसेंजर टू ट्रेवल ऑन रूफ. अब रूफ पे अलाउ कर दिया चलने को,
कि तुम जाके बस के ऊपर भी बैठ सकते हो। वाइल ड्राइविंग द he ignored this fact and drove negligently. As a result, the passenger sitting on the roof fell down and died. ऊपर से गिरा और मर गया। ड्राइवर एंड कंडक्टर वे हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब उनको ड्राइवर को और कंडक्टर को लाइबल हेल्ड किया गया था इसके लिए। ऑल्दो देयर वाज ए कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पैसेंजर। अब यहाँ पे क्योंकि तुम्हारा तो ड्यूटी है ना, तुम्हारा तो ड्यूटी बन रहा है, ड्राइवर हो या तुम्हारा कंडक्टर है, उन दोनों का तो देखना है कि भाई ऊपर नहीं बैठे। ऊपर बैठ रहा है तो भी देखना है कि उनका सेफ्टी इंश्योर्ड रहा है। एक तो बैठना ही ऊपर लीगल है, इलीगल है, ऊपर से बैठ रहा है तो तब भी देखना है कि भाई बच जाए। उसमें से गिर के मर गया तो भाई गिरा जो वो वाला आदमी आया कंप्लेन, आदमी जो गिर के मर गया उसके रिश्तेदार आए कंपनसेशन के लिए, ओनर से मांगने के लिए। ओनर तो यही बोलेगा ना भाई गलती तो ड्राइवर और कंडक्टर का है, लेकिन भाई कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ना हुआ। अब तुम्हारा ड्राइवर नहीं सुन रहा है और तुम्हारा कंडक्टर तुम्हारा बात नहीं सुन रहा है तो लाइफ उससे तो मतलब ही नहीं है, कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर तुम्हारा बात नहीं सुना है तो दैट्स योर मैटर, वो तुम देखो। इसीलिए लाइबिलिटी यहाँ पे बना था। और तुम्हारे इवन तो पैसेंजर का गलती है चलो, लेकिन तब भी तुमको इंश्योर करना था ना, नहीं बैठाते उतना लोग को, बैठा लिए तो गलती तुम्हारा है। नेक्स्ट केस न्यूसेंस से आ जाते हैं। मतलब तुम वही दूसरे को तंग कर रहे हो, वही न्यूसेंस। इसमें केस होगा पहला, डॉक्टर रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल। डिफेंडेंट स्टार्टेड ए ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन इन एडजॉइनिंग प्रेमाइस ऑफ प्लेंटिफ। हाँ, वो मेडिकल ये ब्रिक ग्राइंडिंग और उसमें बहुत आवाज़ होता था, बगल वाला मेडिकल प्रैक्टिशनर था, वहाँ से जो डस्ट जनरेट हो रहा था वो इनकन्वीनियंस हो रहा था उसको और उसके पेशेंट को। और वहाँ पे स्पेशल डैमेज कोर्ट अलाउ किया था, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना और पेशेंट्स हैं उनको अलाउ किया था, क्योंकि जो तुम नेचर ऑफ वर्क कर रहे हो ये ऐसा नहीं है कि पब्लिकली तुम कर सकते हो, तो तुमको पहले यो न्यूसेंस के कैटेगरी में ये आ जाएगा। कोई तुम डेंजरस जानवर भी लोग पालते हैं वो सब भी न्यूसेंस में आ सकता है अगर एस्केप कर गया तो। फिर सैडले वर्सेस ओ कैलेहम। इसमें इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट न्यूसेंस, अब इसमें डिफाइन किया न्यूसेंस क्या होगा। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट न्यूसेंस इंटरफेरेंस मस्ट बी अनरीजनेबल। ऐसा होना चाहिए इंटरफेरेंस सोसाइटी के साथ जो अनरीजनेबल हो। देयरफॉर एवरी इंटरफेरेंस इज नॉट मतलब जैसे कोई इंटरफेरेंस होता है जो रीजनेबल है। लेट्स सपोज पटना में तुम ट्रैफिक में जा रहे हो, तुम्हारा ट्रैफिक रोका गया है कुछ देर के लिए, तो वो रीजनेबल है ना। अगर नहीं रोकेंगे तो भाई ट्रैफिक बढ़ते जाएगा, जाम लग जाएगा पूरा। इसीलिए थोड़ी देर ट्रैफिक रोक के पास करवाया जाता है इधर उधर। तुम उसको अनरीजनेबल में काउंट नहीं कर सकते, वो रीजनेबल है, वो ज़रूरी भी है। तो उसको तुम नहीं बोलोगे कि पुलिस वाला रोक रहा है जानबूझकर। पुलिस वाला अगर रोक रहा है तो वो न्यूसेंस कॉज कर रहा है मेरे लिए, वो नहीं है, वो रीजनेबल है। वहाँ पे रीजनेबल स्टेप लिया जा रहा है न्यूसेंस कॉज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इन द कोर्ट हेल्ड दैट द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी यूजेस ऑफ मैनकाउंड लिविंग इन सोसाइटी। एंड सोसाइटी में सबको ही रख रहे हैं ना, तो उनके हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि तुम अब कल आके अपने कॉलोनी में पूरा एकदम गाना बजवाने लगो रात भर, वैसा तो वो तो न्यूसेंस हो गया ना, अनरीजनेबल है वो। कोई भी प्रूडेंट व्यक्ति, कोई रीजनेबल आदमी वो नहीं करेगा, लेकिन तुम रीजनेबल हो नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं राधे श्याम वर्सेस गुर प्रसाद। इट वॉज हेल्ड दैट रनिंग ए फ्लोर मिल इन अ रेजिडेंशियल एरिया वॉज न्यूसेंस। फ्लोर मिल जो आटा चक्की है वो सब चला रहे हो, उससे चलते अगर न्यूसेंस आवाज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा तो उसको भी न्यूसेंस की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड वर्सेस पिकल्स। इट इफ एन एक्ट इज अदरवाइज लॉफुल डज नॉट बिकम न्यूसेंस merely because it is done with evil motive, merely because it is done with evil motive। नेक्स्ट तुम्हारा सेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है, थोड़ा बियर करना। डिफेमेशन, इसमें जो पहला केस है डिक्सन वर्सेस हॉल्डन, ठीक है। इमांस रिपोर्ट इसमें समझा रहा है पहले क्या होता है तुम्हारा।
A man's reputation is considered to be property and is some in some cases more important than property. किसी का इज्जत, ठीक है ना, उसके प्रॉपर्टी से भी बड़ा होता है। अब तुम्हारे पास लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी है, लेकिन रोज़ तुमको दो यहाँ पर कोई आके मार के जाता है, रोज़ तुमको कोई गाली दे के जा रहा है, तो वो तुम्हारा तो भाई कोई इज्जत है नहीं ना बेसिकली, भले तुम्हारे पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है। इस केस में वही समझाया जा रहा है, तुम्हारा जो इज्जत है तुम्हारी प्रॉपर्टी से ज़्यादा है, ठीक ना। कुछ केसेस में इवन प्रॉपर्टी से भी तुम्हारा मतलब प्रॉपर्टी भी तुम सेक्रीफाइस कर दोगे अपने इज्जत के लिए, ये वाला स्टेज। तो वो होता है तुम्हारा रेपुटेशन। तो डिफेमेशन जो रेपुटेशन को डैमेज करता है, तो इससे पहले डिफेमेशन को समझने के पहले तुमको रेपुटेशन को समझना पड़ता, वही यहाँ पे इस केस में समझाया गया था। नेक्स्ट तुम्हारा S&M वर्सेस आदि वर्सेस प्रफुल्ल के मोहंता। The court held that if the published material tends to leave the reputation of the person in the eyes of substantial group of persons, then it is sufficient to attract a liability. ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये बोले कोई भी पब्लिश मटेरियल है, उसके चलते किसी भी व्यक्ति का रेपुटेशन किसी और के आइज़ में या किसी ग्रुप के आइज़ में कम हो रहा है, तो उसको भी डिफेमेशन की कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है ना। तुम किसी के बारे में गलत लिख रहे हो और वो एक ग्रुप के पास जा रहा है, अब वो ग्रुप के बीच में उस आदमी का कुछ रेपुटेशन है, ठीक है। और उस रेपुटेशन अगर उस पर्टिकुलर पोस्ट के चलते कम हो रहा है, तो उसको भी डिफेमेशन की कैटेगरी में माना जाएगा। तो अपने दोस्त के बारे में अनाप शनाप फेसबुक पर पोस्ट कर दिए, अब तुम्हारे दोस्त और उसके दोस्त भी कॉमन है, ठीक है। अब उन दोनों और जो तुम्हारे दोस्त का ग्रुप है उसके बीच तो उसका रेपुटेशन कम हो गया ना, तो वो डिफेमेशन के में तुमको स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए। नेक्स्ट केस DP चौधरी वर्सेस मंजू लता। देयर वाज ए न्यूज़ आइटम दैट मंजू लता रैन अवे विद अ बॉय एट नाइट। ये लिखा वो बेसिकली द न्यूज़ वाज फॉल्स एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। न्यूज़ affected her marriage prospect and she was ridiculed in the society. Defendant was held liable. DP चौधरी कोई पब्लिशर था, अब मंजू लता जो कोई लड़की होगी उसके अगेंस्ट ये पेपर में लिख दिया कि ये लड़के के साथ भाग गई है, ठीक है, ये बस न्यूज़ में आ गया। अब वो न्यूज़ उसके जो शादी होने वाला था उसको ख़राब कर दिया, शादी नहीं हो पाया। अब उसका रेपुटेशन भी सोसाइटी में ख़राब हो गया, ये तो एक लड़के के साथ भागी थी, उसका मजाक बन गया। उसके लिए वो कोर्ट में स्यू की DP चौधरी को, यहाँ पर डिफेंडेंट को लाइबल हेल्ड किया गया था। ये एक और केस है तुम्हारा फॉरेन का, उसमें देखोगे तो टेली मिरर वाला केस उसी में आ जाता है ये। नेक्स्ट टॉली वर्सेस GS फ्राई एंड सन्स। Plaintiff was an amateur golf champion. There was an advertisement in the newspaper which portrayed plaintiff playing golf and packet of chocolate protruding out of his pocket. ठीक है, गोल्फ खेल रहा है और इसके पॉकेट से कुछ चॉकलेट जैसा पैकेट दिख रहा है उसको। Plaintiff contended that the caricature showed that plaintiff did not advertise for the gain and reward it as a compromise in position as an amateur golfer. It was held that it was innuendo and held defamatory, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या, इसका फ़ोटो पब्लिश कर दिया, उसके पॉकेट में चॉकलेट का पैकेट दिखा दिए, और उसके चलते क्या होगा, उसका जो एमेचर वाला इमेज था वो बेसिकली डैमेज होगा। वो क्लेम कर रहा है कोर्ट में, मेरा जो एमेचर मतलब एक सक्सेसफुल गोल्फर का जो इमेज है वो पैकेट में तुम चॉकलेट दिखा गए उसको डैमेज कर रहे हो। वो पैकेट इसलिए डाला कि उसका एडवर्टीजमेंट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट उसको इन्वेंडो ट्रीट किया, भले तुम उसको डायरेक्टली डैमेज नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट डैमेज नहीं है, डायरेक्ट उसके रेपुटेशन पे कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन ये एक्ट करके फ़ोटो दिखा के तुम उसको इनडायरेक्टली तो रेपुटेशन को डैमेज कर दिए, तो वही इन्वेंडो हो जाता है, इनडायरेक्टली तुम डैमेज कर रहे हो उसको। नेक्स्ट तुम्हारा ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर। मिस्टर कैसिडी डिड नॉट लिव विद हिज लॉफुल वाइफ, अपने लॉफुल वाइफ के साथ नहीं रखते थे, एंड ओकेजनली विजिटेड हर। Newspaper published a photograph of Mr. Cassidy and wrote that engagement of Mr. Cassidy has been fixed with Miss X. अब एक थे मिस्टर कैसिडी, ठीक है,
और एक थे तुम्हारी मिसेस कैसिडी, इनकी वाइफ मिसेस कैसिडी, और एक थी मिस एक्स। केस में यही हुआ था। sued the newspaper alleging the innuendo to Mrs. Cassidy। इसमें यही हुआ था कि मिस्टर सी जो था, मिस्टर कैसिडी, ये अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता था, ठीक है ना, ठीक है, ये और दूरी रहता था, कोई और काम के लिए अपना काम में जैसे चला गया, तो ये मिसेस सी अपना मिसेस कैसिडी अलग रहती थी और मिसेस, और मिस्टर कैसिडी था कभी कभार ही आ पाता था मिलने के लिए अपनी वाइफ से। न्यूज़पेपर में एक भ्रामक न्यूज़ पब्लिश कर दिया गया था कि मिस्टर कैसिडी का इंगेजमेंट होने वाला है, किसके साथ, मिसेस एक्स के साथ। मिस्टर कैसिडी का इंगेजमेंट होने वाला है एक्स के साथ। अब इससे लोग क्या सोचेंगे, अगर ये न्यूज़ मान लो, यही सोचेंगे ना कि मिस्टर कैसिडी का शादी नहीं हुआ है, और शादी नहीं हुआ है तो वो मिसेस कैसिडी से जो मिलने आता है वो इलीगल है, वो मतलब इलीगल कोहेबिटेशन में रह रहा है, या इलीगल अफेयर चल रहा है वो लोगों का। अब उसका शादी करने का मन है तो वो एक्स से शादी कर रहा है, तो इसी के लिए मिसेस कैसिडी जाके केस फाइल की थी, जिसके लिए तुम्हारा ये डिफेंडेंट जो था न्यूज़पेपर वाला था उसको हेल्ड किया गया था लाइबल। मिसेस कैसिडी यहाँ पे गई थी, ये कंफ्यूज नहीं होता कि मिस्टर कैसिडी या मिस्टर या एक्स में से कोई गया था। मिसेस कैसिडी अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए गई थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होने जाना। केस बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, Halton and Company versus Jones. Newspaper published a fictional article about a person named Amateur Jones. News item had cast aspersion on Macon, a fictitious person. Real person of the same name brought an action of defamation. Defendant was Herbert Liebel. अब ये तो फिक्सिशियस सोच के डाला ना। अब लेट्स सपोज कोई आदमी है, जैसे लेट्स सपोज तुम बनाते हो कि मेरा एक दोस्त है सो एंड सो, मेरा एक दोस्त है एक्स, उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है नहीं, लेकिन बाद में मान लो कोई ऐसी नाम का आदमी भी है, सच में है, अब वो जो तुम लिखे हो मैच भी कर रहा है उसके प्रोफाइल से, वो आके शू कर सकता है तुमको, ठीक है, तुम लायबल हो जाओगे वहाँ पे। इसीलिए बिना मतलब कुछ बोलना मत किसी के बारे में। एडम वर्सेस वार्ड। इट वाज हेल्ड दैट ए प्रिविलेज ओकेजन is an occasion where person who makes communication has an interest or duty to make such a statement, and the person to whom it is made has a corresponding interest to receive. The reciprocity is essential, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। ख़त्म ही होने वाला है, जस्ट बियर विद सम टाइम। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब जानबूझ के जेल में डालवा देते हैं, वो वाला। WBSCB versus DK Ray. Malicious prosecution means judicial proceeding instituted by one against the another for wrongful or improper motive within without with or without a probable हाँ विदाउट अ प्रोबेबल कॉज। मतलब मान लो जैसे फॉल्स रेप केसेस होते हैं, ठीक ना, अब मान लो वो बाद में पता चला कि लड़की वो जो रेप केस की थी वो गलत केस हुआ था उस पर, और जो भी उस पर मतलब ये वुमेन चार्जेस लगा था वो गलत चार्जेस लगा था। तो वो जब ये प्रूफ हो जाएगा ना, वो जब साबित हो जाएगा कि ये सब गलत था ये केस, तब वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए उस वुमेन के अगेंस्ट जो जानबूझ के ये केस की थी उसके अगेंस्ट वो जाके कर सकता है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है, रॉन्गफुल और इम्प्रॉपर मोटिव के साथ अगर कोई केस किया जा रहा है और कोर्ट में प्रूफ हो गया ये, तब आप मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकते हैं। अब ये नहीं कि जस्ट अब लेट्स सपोज तुम्हारे अगेंस्ट FIR फाइल हुआ कि ये लड़का फॉलो कर रहा था, ठीक है, या ये लड़की मुझे मारने का कोशिश कर रही थी, तो जब तक वो चीज़ प्रूफ नहीं हो जाता है या जब तक डिसप्रूफ नहीं हो जाता है, जब तक वो केस ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप मेलिशियस प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर ही नहीं सकते हैं। जब वो केस ख़त्म हो जाता है ना तभी हो सकता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द टेन्योर नहीं होता है। तो ड्यूरिंग द टेन्योर ही सारा कुछ हो जाता है, जब ज़िंदगी बर्बाद जितना होना है हो जाता है। नेक्स्ट केस, नगेंद्र नाथ रे वर्सेस बसंता दास बैराग्य।
It was held that proceeding before police authority is no prosecution. पुलिस अथॉरिटी के बिफोर जो हो रहा है उसमें तो मलिशियस प्रोसिक्यूशन वाला ग्राउंड नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर सब कोई करने लगा तो फिर तो मतलब हो गया, सब क्राइम ही बंद हो जाएगा. हिक्स वर्सेस पॉलकर. Court held that there is a reasonable and probable cause where the defendant has sufficient ground for rethinking that the plaintiff was probably guilty of the crime imputed. प्रोबेबल है कि लग रहा है कि यही किया है, तब उसमें मेलिशियस प्रोसिक्यूशन वाला सीन नहीं बनेगा. जैसे पुलिस अरेस्ट करता है तो शक पे अरेस्ट करता है ना. अब तुम थोड़ी बोल रहे हो कि भाई ये कांस्टेबल उठा रहा है तो इसका कोई मेरा जाति दुश्मनी है इसीलिए हमको पकड़ के ले जा रहा है, वो सब सीन यहाँ पे नहीं बनेगा. अब आ जाते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट. जब स्टेट का कुछ गलती है, इसमें तुम्हारा पेनिसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लैंडमार्क केस यही है इसमें. इट वॉज हेल्ड दैट इफ एन एक्ट इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन पावर, मतलब स्टेट के पावर में, देन द स्टेट कैन नॉट बी सूड. वहाँ पे तुम्हारा स्टेट को स्यू नहीं कर सकते हो. कब कर सकते हो? अगर नॉन सोवरेन एक्ट कर रहे हो, नॉन सोवरेन फंक्शन कर रहे हो, तभी तुम्हारा स्टेट को स्यू किया जा सकता है. नेक्स्ट केस Naveen Chandra Day versus Secretary of State. State was exempted for the liability when the function was a sovereign one. स्टेट तभी तुम्हारा मतलब escape कर सकता है लाइबिलिटी से जब वो एक्ट जो होगा वो सोवरेन होगा. नॉन सोवरेन एक्ट है तब नहीं होगा. नेक्स्ट राजस्थान. स्टेट ऑफ राजस्थान में से विद्यावती. Supreme Court held that constitution that established a welfare state wherein state is required to carry out welfare activity. In such scenarios, state should not be immune to tortious activities of the acts of the employees. अब ये वाला जो केस है ना, स्टेट ऑफ राजस्थान में से विद्यावती, इसमें यही हुआ था. विद्यावती जो थी एक सोशल वर्कर थी, ठीक है ना, जो स्टेट एम्प्लॉय किया था अपने कुछ एक्टिविटी वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए. अब ये कुछ गांव में गई. अब उस गांव वाले उसको पकड़ के उसका रेप कर दिया वहाँ पे, ठीक है ना. अब वो तो जो जेल हुआ उनको हुआ. अब ये भाई इसका भी तो पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया. तो ये स्टेट को कंपनसेशन के लिए सू की कि आपका एक्ट, आपका सिंस हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हम वो एक्ट करने गए थे वहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटी वाला, उसके दौरान ये सब हुआ मेरे साथ, रेप हुआ मेरा, तो भाई उसके लिए कंपनसेशन तुम दो. स्टेट देगा कंपनसेशन. सोवरेन एक्ट हम कर रहे थे. तो स्टेट बोला कि भाई जो तुम एक्ट कर रहे थे वो आउटसाइड द तुम्हारा सोवरेन एक्ट में नहीं काउंट किया जाएगा, ये आउटसाइड द तुम्हारा ड्यूटी से जा रहा था एक्ट. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट में हेल्ड किया है कि जो भी एक्ट वो कर रही थी उस एक्ट को ड्यूरिंग द सर्विस ही माना जाएगा, ठीक है ना. और जो एक्ट उसके साथ हुआ, जो गलत उसके साथ हुआ, वो ड्यूरिंग द सर्विस हुआ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है. इसीलिए यहाँ पे स्टेट का लाइबिलिटी बनेगा. यहाँ पे स्टेट अपने आप को लाइबल, मतलब खुद को लाइबिलिटी नहीं हटा सकता, यहाँ पे लाइबिलिटी उसका बनेगा, ठीक है. तो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लैंडमार्क केस है, क्रिमिनल लॉ में भी हम लोग पढ़ते हैं. नेक्स्ट केस तुम्हारा आ जाता है ये कस्तूरी लाल, जो कांस्टेबल भाग गया था तुम्हारा पैसा लेके. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट विल नॉट बी लायबल इन केस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन पावर्स, ठीक है. अब इसमें क्या था, कस्तूरी लाल वाले में यूपी में एक कांस्टेबल गोल्ड जब्त हुआ, ठीक है ना. अब वो कांस्टेबल वो पैसा गोल्ड लेके भाग गया. अब जिसका गोल्ड था वो स्यू किया इस स्टेट को कि मेरा गोल्ड का पैसा दो वापस. वो भाग गया तो भाग गया, हम क्या कर सकते हैं उसमें, मेरा पैसा वापस दे दो. स्टेट यहाँ पे अब यही हेल्ड किया था कि जो कोर्स ऑफ सीजर में जो हुआ एक्ट, जो गोल्ड सीज हुआ वो स्टेट एक्ट है, वो सोवरेन पावर में हुआ है, तो उसके लिए लाइबिलिटी नहीं बनेगा हम लोग का. तुम्हारा लॉस हुआ तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन जो सीजर वाला प्रोसीजर था गोल्ड सीज करने का वो सोवरेन एक्ट है, इसीलिए लाइबिलिटी नहीं बनता है. नेक्स्ट केस तुम्हारा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड ट्रेसपास से रिलेटेड है. पहला बर्ड वर्सेस जोन्स. इट वाज हेल्ड दैट इफ अ पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बट ही वाज अलाउड टू गो बैक देन देयर इज नो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट तब होगा जब चारों तरफ से घेर लिया जाए, तुमको कहीं नहीं जाने दिया जाए, एकदम घेर के बैठ गए सब, ठीक है. कोचिंग से निकलने ही नहीं दे रहा है तुमको सब दोस्त, आओ निकलो बाहर, पीट देंगे तुमको. चारों तरफ से घेर लिया बिल्डिंग को, उस सीन में इम्प्रिजनमेंट हुआ है तुम्हारा, ठीक है. अब लेट्स सपोज तुम बस मेन गेट पे खड़ा है, पीछे से तुम निकल सकते हो, तुम गए नहीं, तुम्हारा गलती है ना, तुमको पता है मारने आया है सब, तो भागो इधर से.
तुम खड़ा होगे नहीं भिड़ना है हमको तो भिड़ो। यहाँ पे वैसे ही बर्ड एंड जोन्स में तुम्हारा हुआ था। यहाँ पे जो लाइबिलिटी होगा, यहाँ पे इसको इम्प्रिजनमेंट हेल्प नहीं किया था, कन्फाइनमेंट वाला कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट केस पेरेरा वर्सेस वंडिया। कोर्ट हेल्ड दैट गोइंग बियॉन्ड द पर्पस फॉर विच persons are entered into also amounts to trespass। ट्रेसपास क्या हो जाएगा? अब इसमें यही था, ट्रेसपास को बेसिकली डिफाइन किया गया था। ट्रेसपास यही होगा, जैसे मान लो तुम अपने दोस्त के घर पे गए, दोस्त बोला ठीक है दोस्त चल भाई गेम खेलना है, गेम जाके बैठ गए उसके घर में। वो गया, मान लो उसको घर पे कुछ काम आया, उसको घर वाले भेजे कि जा ये सामान लेके आओ, गया सामान लाने के लिए, और तुम वहाँ पे टहलने लगे इधर उधर। अब तुम जा लो किसी के प्राइवेट रूम में जाके घुस गया, तो वो भाई वहाँ पे ट्रेसपास मान लिया जाएगा। तुमको तो भाई गेमिंग वाले रूम में बस बैठना था ना, तुम्हारा दोस्त वहाँ बैठा के गया था, तुम वहीं तक बैठते, तुम क्यों किसी के प्राइवेट रूम में जाके घुस रहे हो? तो वो वाला तुम्हारा ये गलत माना जाएगा और वो ट्रेसपास में काउंट किया जाएगा, उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसी के साथ तुम्हारा जितना भी टॉट रिलेटेड केसेस है सारा करवा दिए हम इसमें। ये PDF हम ग्रुप पे भेज देंगे। ये यूट्यूब चैनल में वीडियो जो अपलोड हो जाएगा, लास्ट में तुमको देखने का मन हो देख सकते हो, या PDF से पढ़ने का मन हो PDF से पढ़ सकते हो। ऐसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट का भी कवर करा देंगे और तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन का भी हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत केस लॉ है यार, तो उसमें ट्राई करेंगे शॉर्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट में जितना लिमिटेड है वो करवा देंगे। और भी तुम लोग को लग रहा है जो केस लॉज इम्पोर्टेंट है बता देना, मेरे पास है कुछ वो भेज देंगे। और कुछ टॉपिक जो है हिस्ट्री वगैरह का वो सब भी अगर पढ़ाना है तो बता देना, करवा देंगे कवर। नहीं तो बस टाइम वेस्ट करने के लिए मत बोल देना कि ये भी करा दो वो भी करा दो, खुद नहीं देखोगे तो मेरा भी कुछ नहीं जाने वाला है उसमें। लास्ट में ये सब हम बना रहे हैं कि लास्ट में रिवीजन हो सके टाइम पे, ये नहीं कि कुछ छूट जाए, ठीक है। और जितना MCQ भेजे हैं ग्रुप पे सारा देखते रहना। 300 MCQ पर मंथ का है, सबसे शॉर्टेस्ट में वही मिला, वही भेजे हैं, उसको पूरा कवर कर लोगे ऑलमोस्ट आई थिंक हो जाएगा। और जो हम लिखवाए हैं वो तो लास्ट में रिवीजन करवा देंगे MCQ के फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।